गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू सिंसियर एडुटेरिया। तो हम लोग अभी तक जो है डिफरेंशियल इक्वेशन और उसके सॉल्यूशन के विषय में डिस्कस कर रहे थे। अब हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन वाला जो चैप्टर है यानी टॉपिक, जितने भी उसके सब टॉपिक हैं हमने डिस्कस कर लिए हैं। इनमें से हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जितना कि हमें अपेक्षित होता है टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम में, उतना हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब हम उसके बाद में जो है पिछले लेक्चर में हम यूपी टीजीटी का सिलेबस भी डिस्कस कर लिए थे, और उसको डिस्कस करने के बाद में आज हमारा जो लेक्चर है ये हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा। अब हम ये आज से जो है अलजेब्रा का ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो अलजेब्रा में हम सबसे पहले जान लेते हैं कि रिलेशन क्या होता है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो ज़्यादातर कंप्यूटर्स को परेशान करता है, कॉम्प्लिकेसी को ज़्यादा महसूस करते हैं। इसलिए मैं आज इसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ और आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊँगा। सारी चीज़ें जो है बिल्कुल सिंपली क्लैरिफाई करूँगा। आपको बिल्कुल भी किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होगी। तो आप इस लेक्चर को अंत तक ज़रूर देखें। तो हम चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर कि रिलेशन एंड दियर टाइप्स, यानी कि रिलेशन क्या होता है और उसके कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम रिलेशन जान लेते हैं कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन जानने के लिए हम सबसे पहले रिलेशन का मतलब मीन्स क्या होता है, संबंध होता है। यानी कि अगर किसी भी वस्तु का किसी दूसरी वस्तु से कोई जुड़ाव है, उसका किसी दूसरी वस्तु से कनेक्टिविटी है, तो हम ये कहते हैं कि एक वस्तु दूसरे से संबंधित है। जैसे हम रिलेशनशिप में ये भी पढ़ते हैं कि फादर का जो रिलेशन होता है सन के साथ होता है। यानी कि अगर दो व्यक्ति हैं उनमें से कोई रिलेशन है, इज ए फादर, तो ये भी एक रिलेशन होगा। इज ए सन, ये भी एक रिलेशन होगा। इज ए डॉटर, ये भी एक रिलेशन होगा। तो रिलेशन कई टाइप के होते हैं। इज स्क्वायर ऑफ, ये भी एक रिलेशन होगा। स्क्वायर रूट ऑफ रिलेशन होगा। क्यूब रूट ऑफ रिलेशन होगा। क्यूब ऑफ रिलेशन होगा। फोर्थ पावर्स ऑफ रिलेशन होगा। इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू रिलेशन होगा। इज लेस देन आर इक्वल टू रिलेशन होगा। ग्रेटर देन रिलेशन होगा। इक्वल टू रिलेशन होगा। परपेंडिकुलर टू रिलेशन होगा। पैरेलल टू रिलेशन होगा। तो ये सब रिलेशन होते हैं। तो इस रिलेशन को जानने के लिए हम सबसे पहले एक रिलेशन की छोटी सी डेफिनेशन जान लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे इफ ए एंड बी। यहाँ पर हम दो जनरल एलिमेंट ले लेते हैं। इफ ए एंड बी आर रिलेटेड, इफ ए एंड बी आर रिलेटेड विद a relation, if A and B are related with a relation capital R, यहाँ पर लिखेंगे then it is represented by A or B। यानी कि अगर कोई हमारे पास दो जनरल एलिमेंट हैं, we don't know what is A and B, what are A and B, हम जानते नहीं कि A और B क्या है, जनरल एलिमेंट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे if A and B are related with a relation capital R, then it is represented by A or B। यानी कि A का B के साथ कोई रिलेशन है, तो इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं। अब इस रिलेशन में चूंकि हम जानते हैं कि रिलेशन एक तरीके का प्रोडक्ट सेट होता है। रिलेशन क्या होता है, एक तरीके का प्रोडक्ट सेट होता है। यहाँ पर ए आर बी का मतलब क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे फॉर एवरी ए एंड बी। फॉर एवरी ए एंड बी हम आर को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ए कामा बी, यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर एवरी, यहाँ पर ए कामा बी सच दैट ए जो है किसी एक सेट से बिलोंग करने वाला एलिमेंट हो सकता है, और बी जो है हमारा दूसरे सेट से बिलोंग करने वाला एलिमेंट हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए ए और बी जनरल एलिमेंट है, लेकिन हमारे पास जो रिलेशन है यहाँ पर हमारे पास जो रिलेशन मिला है वो ऑर्डर्ड पेयर का एक तरीके का सेट होता है।
ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है, और इसमें ए जो होता है ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होता है, और बी जो होता है वो ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट होता है, और हम कहते हैं ए इज रिलेटेड टू बी। और इसको कैसे पढ़ा जाता है, ए इज रिलेटेड टू बी, यानी ए का बी के साथ संबंध है। यहाँ पर ए हो सकता है कैपिटल एक्स से बिलोंग करता हो, बी हो सकता है कैपिटल वाई से बिलोंग करता हो। इसमें एक कंडीशन और भी हो सकती है कि हो सकता है कैपिटल आर में ये जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर बना है इसमें ए कामा बी दोनों ही एक ही सेट से बिलोंग कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर पहला वाला जो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है वो एक डिफरेंट सेट से बिलोंग करता है, या सेकंड एलिमेंट एक डिफरेंट सेट से बिलोंग करता हो सकता है कि दोनों एक ही सेट से बिलोंग करते हो, कोई जरूरी नहीं है। तो ये हो गई रिलेशन की एक सिंपल सी परिभाषा, इसको हमने जान लिया। उसके बाद में अब हम जान लेते हैं कि रिलेशन जो होता है वास्तव में जिस सेट पर डिफाइन किया जाता है। अब जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं जिसमें हम लेंगे, हमने मान लिया कि हमारा कोई सेट ए है, सेट ए में हमारे पास ए कामा बी दो एलिमेंट हैं, और सेट बी में हमारे पास तीन एलिमेंट हैं 1, 2 और 3। तो सेट ए कंटेन्स 2 एलिमेंट एंड सेट बी कंटेन्स 3 एलिमेंट्स। यहाँ पर हम देख लेते हैं ए क्रॉस बी, यानी प्रोडक्ट सेट अगर हम यहाँ पर निकाल लें तो प्रोडक्ट सेट यहाँ पर हम निकालेंगे तो हमारे पास कितने एलिमेंट आ जाएंगे, ए कामा 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम b की कुछ वैल्यू मान लेते हैं, यहाँ पर हम मान लेते हैं b की वैल्यू हम मान लेते हैं a स्क्वायर कामा b स्क्वायर कामा c स्क्वायर, यहाँ पर ऐसे मान लेते हैं। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होंगे इस प्रोडक्ट सेट में वो a कामा a स्क्वायर होंगे, a कामा b स्क्वायर होंगे, a कामा c स्क्वायर होंगे। इसी तरीके से b से अगर हम इसका प्रोडक्ट करें तो b कामा a स्क्वायर, b कामा b स्क्वायर और b कामा c स्क्वायर, इतने हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। तो हमारे पास कितने हैं, 3 ये हो गए और 3 ये, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो सेट ए कंटेन्स 2 एलिमेंट एंड सेट बी कंटेन्स 3 एलिमेंट एंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन प्रोडक्ट सेट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, अगर यहाँ पर हम कोई रिलेशन एक डिफाइन करें, जैसा कि हमारे पास यहाँ रिलेशन लिखा है, अगर हम इसी तरीके से एक हम रिलेशन यहाँ पर डिफाइन करें ए आर बी एक हम ऐसा रिलेशन डिफाइन करें, दिस इम्प्लाइज यहाँ पर हम लिखें कि हमारा जो b है वो a स्क्वायर के बराबर है। इस तरीके का हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ए आर बी होगा, यानी इससे अगर हम रिलेशन निकालें तो रिलेशन हमारे पास यहाँ पर रिलेशन हमारे पास कैसा है, रिलेशन है यानी कि सेकेंड एलिमेंट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि जो सेकेंड एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस रिलेशन में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे, ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो पहला वाला एलिमेंट हमारा ये हो जाएगा, दूसरा वाला एलिमेंट हम देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा, दूसरा वाला एलिमेंट हमारा ये हो जाएगा, यानी कि पहला एलिमेंट हमारा a कामा a स्क्वायर, ये यहाँ पर ये ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर को हम एज ए एलिमेंट ही ट्रीट करते हैं। तो ये एक एलिमेंट हुआ इस सेट का, ये सेट जो आ रहा है रिलेशन तो है, रिलेशन तो बाद में है, लेकिन ये पहले क्या है, प्रोडक्ट सेट भी है। तो यहाँ पर इस रिलेशन में जो कि इसके द्वारा डिफाइन किया गया है, यानी इस रिलेशन में कंडीशन है b इज इक्वल टू a स्क्वायर, यानी कि सेकेंड एलिमेंट इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो यहाँ पर r इज इक्वल टू a कामा a स्क्वायर होगा, और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा b कामा b स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा b कामा b स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम x कामा y ले लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, x कामा y, तो यहाँ पर हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि तब हमको डिस्टिंक्शन करने में ज़्यादा सुविधा रहेगी। तो ये r में हमारे पास दो एलिमेंट हैं, और हम देख रहे हैं r के ये जो एलिमेंट हैं ये एक पर्टिकुलर रिलेशन के थ्रू यहाँ पर आए हैं। तो रिलेशन हमारा ये है कि सेकेंड एलिमेंट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं a कामा a स्क्वायर b कामा b स्क्वायर रिलेशन में है, क्योंकि ये दोनों ही एलिमेंट इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेट में भी है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो रिलेशन है ये किसका सबसेट हो जाएगा, a क्रॉस b का। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो रिलेशन होता है वो उन सेट्स के प्रोडक्ट सेट का सबसेट होता है जिनसे वो फॉर्म अप होता है। कहने का मतलब ये है कि रिलेशन जो होता है वो जिन सेट से बनता है, यानी जिन सेट्स के प्रोडक्ट सेट से वो बनता है उसका वो सबसेट होता है। अगर हम यहाँ पर b को भी a की तरह ट्रीट करें, यानी a इज इक्वल टू b, दोनों ही अगर इक्वल हो जाए तो हमारे पास जो होगा, अगर a और b दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब है a क्रॉस b की जगह पर हमारे पास कितना बन जाएगा, a क्रॉस a। उस अवस्था में हम लिखेंगे r इज द सबसेट ऑफ a क्रॉस a। ये बात तो हुई कि कोई भी रिलेशन जो होता है वो उन पर्टिकुलर सेट्स के प्रोडक्ट सेट का सबसेट होता है जिनसे वो खुद फॉर्म अप होता है। तो ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक जो है ये प्रॉपर्टी है रिलेशन की। तो रिलेशन की हमने डेफिनेशन यहाँ पर पढ़ी, और रिलेशन जो होता है वो प्रोडक्ट सेट का एक सबसेट होता है। दो चीजें पढ़ी, अब हम पढ़ लेते हैं कि रिलेशन के मुख्य कौन से हमारे टॉपिक्स होते हैं। तो हम यहाँ पर रिलेशन को पढ़ लेते हैं। टाइप्स को हम आज पढ़ेंगे, हम टाइप्स पढ़ लेते हैं। तो रिलेशन जो है हमारा मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। जनरली अगर देखा जाए तो रिलेशन के 3 टाइप होते हैं। पहला होता है सिमेट्रिक रिलेशन। दूसरा टाइप होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और तीसरा टाइप होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ते हैं सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, इसको पढ़ लेते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पर हम कहते हैं कि इफ, यहाँ पर लिखेंगे हम इफ ए रिलेशन exists from A to B, if a relation exists from A to B, यहाँ पर लिखेंगे and if that relation also exists from B to A, then that relation is called symmetric relation। ये होती है डेफिनेशन सिमेट्रिक रिलेशन की। यानी कि फिर रिलेशन एग्जिस्ट फ्रॉम ए टू बी, यानी कि अगर कोई रिलेशन हमारा ए से बी में है, इफ दैट रिलेशन आल्सो एग्जिस्ट फ्रॉम बी टू ए, और वही रिलेशन अगर बी से ए में एग्जिस्ट करता है, अगर कोई रिलेशन ए से बी में एग्जिस्ट करता है और वही रिलेशन बी से ए में एग्जिस्ट करता है, तो हम उस रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। इसको अगर हम सिंबलिकली अगर लिखना चाहें, इसको अगर हम सिंबलिकली डिफाइन करना चाहें, इसका मतलब होता है यहाँ पर कि ए आर बी, दिस इंप्लाइज बी आर ए। यहाँ पर लिखेंगे फॉर एवरी ए कामा बी बिलोंग्स टू ए। हमने कोई सेट मान लिया कैपिटल ए जिसमें ए और बी एलिमेंट है, यानी कि ए आर बी, दिस इंप्लाइज बी आर ए। यानी कि ए से बी में जो रिलेशन है, यदि वही रिलेशन हमारा बी से ए में है
तो दिया गया रिलेशन आर सिमेट्रिक कहलाता है। यहाँ पर लिख देंगे हियर आर इज कॉल्ड सिमेट्रिक। यहाँ पर जो आर हमारा दिया गया है रिलेशन है वो सिमेट्रिक होगा। अब एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम कोई रिलेशन ले लेते हैं, जैसे हमने कोई रिलेशन ले लिया यहाँ पर ए आर बी, दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी। अगर ये रिलेशन ले लिया तो ये जो रिलेशन है हमारा सिमेट्रिक होगा। क्यों? क्योंकि ए आर बी दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी। अगर इसमें हम बी आर ए निकालें तो ये रिलेशन में कंडीशन क्या है कि फर्स्ट वाला एलिमेंट सेकंड के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर b इज इक्वल टू ए हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू बी, b इज इक्वल टू ए, दोनों में कंडीशन सेम हो गई। इसका मतलब है कि जो r है यहाँ पर वो सिमेट्रिक है। इसी तरीके से हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमारा कोई रिलेशन इस तरीके से दिया गया है, यहाँ पर कोई रिलेशन इस तरीके से दिया जाए a कामा b, और यहाँ पर हम लिख दें सच दैट a पैरेलल टू b एंड a एंड b आर स्ट्रेट लाइन्स। इस तरीके से अगर कहा जाए, यानी कोई रिलेशन हमको दिया गया r इज इक्वल टू a कामा b ऑर्डर टू पेयर a कामा b सच दैट a पैरेलल टू b, और a और b क्या है? स्ट्रेट लाइन्स हैं। यानी कि यहाँ पर a और b दोनों समांतर है। इसका मतलब है कि a आर b दिस इंप्लाइज हम लिख सकते हैं a पैरेलल टू b। तो यहाँ पर हम इसको ये भी लिख सकते हैं b आर a दिस इंप्लाइज b पैरेलल टू a। यानी a अगर b के समांतर है तो निश्चित रूप से b भी a के समांतर होगा। अतः हम कह सकते हैं कि r जो होगा वो सिमेट्रिक होगा। तो हमने यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिए। पहला इक्वलिटी साइन वाली कंडीशन में है और दूसरा हमारा पैरेललिज्म वाली कंडीशन में है। यानी कि पहले में हमने देखा कि a इज इक्वल टू बी अगर है, अगर हम a इज इक्वल टू बी लिखते हैं तो b इज इक्वल टू a भी होता है। बिल्कुल सही बात है। और एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं यहाँ पर। अगर कोई रिलेशन r इस तरीके से दिया जाए a कामा b सच दैट a इज ग्रेटर देन b, इस पर हम विचार कर लेते हैं। अगर कोई रिलेशन r हमारा a कामा b सच दैट a इज ग्रेटर देन b है तो यहाँ पर हम a आर b लिखेंगे। दिस इंप्लाइज यहाँ पर लिखेंगे a इज ग्रेटर देन b। लेकिन जब हम यहाँ b आर a लिखेंगे तब हमारे पास कितना मिलेगा? b इज ग्रेटर देन a। यानी कि अब हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर a इज ग्रेटर देन b है तो b इज ग्रेटर देन a हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? a इज नॉट ग्रेटर देन b, क्योंकि b इज ग्रेटर देन a है, b a से बड़ा है। तो इसका मतलब है कि a b से बड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये जो दिया गया रिलेशन है ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो हम यहाँ पर तीन एग्जाम्पल पढ़े हैं जिनमें से दो हमारे सिमेट्रिक रिलेशन के एग्जाम्पल की श्रेणी में आ रहे हैं, जबकि तीसरा वाला जो एग्जाम्पल है वो सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता है। क्योंकि यहाँ पर अगर a b से बड़ा होगा तो निश्चित रूप से b जो होगा वो a से छोटा हो जाएगा। अगर a b से बड़ा होगा तो b निश्चित रूप से a से छोटा होगा। तो b आर ए में जब निकालेंगे तो b a से बड़ा होगा, और जब b a से बड़ा होगा तो a छोटा हो जाएगा। इसका मतलब a b से बड़ा नहीं होगा। जबकि हमारे पास जो कंडीशन यहाँ पर है वही अगर कंडीशन यहाँ पर आ जाती तब ये सिमेट्रिक रिलेशन होता, अदरवाइज नहीं होता। तो इस तरीके से हमने सिमेट्रिक रिलेशन को जाना कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। अब हम इसके अगले टाइप पर बात कर लेते हैं जो कि हमारा रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हम पढ़ लेते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है इसकी भी हम थोड़ा सा डेफिनेशन जान लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे इफ ए रिलेशन इज डिफाइंड ऑन ए सेट A, if a relation is defined on a set A
यहाँ पर लिखेंगे एंड इफ all the elements and if all the elements of set A and if all the elements of set A is related to itself, if all the elements of set A is related to itself, then that relation is called reflexive relation, is called reflexive relation। कहने का मतलब है कि इफ ए रिलेशन इज डिफाइंड ऑन ए सेट ए का, यदि किसी रिलेशन को हम सेट ए पर डिफाइन करते हैं और उसमें कंडीशन क्या है कि एंड इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी कि सेट ए के सभी एलिमेंट स्वयं से रिलेशन में है। अगर कोई रिलेशन किसी सेट पर डिफाइन किया जाता है, इफ ए रिलेशन इज डिफाइंड ऑन ए सेट ए, यहाँ पर हम इसको आर मान लेते हैं, इफ ए रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन ए सेट ए, और थोड़ा सा क्लैरिफाई हो जाएगा, इफ ए रिलेशन कैपिटल आर इज डिफाइंड ऑन ए सेट कैपिटल ए एंड इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी कि जो रिलेशन कैपिटल ए सेट पर डिफाइन हो रहा है, यदि उस सेट के सभी एलिमेंट स्वयं से रिलेट हो जाए, स्वयं से वही रिलेशन उन पर अप्लाई हो जाए स्वयं पर, तो वह रिलेशन क्या कहलाता है? रिफ्लेक्सिव कहलाता है। अब इसको एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में हम अगर यहाँ पर ले लें, हम यहाँ पर ले लेते हैं ए आर, इसको हम अगर मैथमेटिकली इसकी अगर हम डेफिनेशन सिंबलिकली लिखना चाहें तो यहाँ पर लिखते हैं फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, यहाँ पर लिखते हैं दिस इम्प्लाइज ए आर ए। इसका मतलब ये होता है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए दिस इम्प्लाइज ए आर ए, यानी कि जो रिलेशन हमारा है यहाँ पर वो स्वयं पर, यानी कि इस सेट ए के, यहाँ पर सेट ए से बिलोंग कर रहा है स्मॉल ए जो एलिमेंट हमारा है, तो यहाँ पर वही रिलेशन स्वयं पर यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। स्वयं पर जब कोई रिलेशन किसी सेट के एलिमेंट स्वयं पर उसी रिलेशन को अप्लाई करने लगे, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उस सेट में सबके सब सेल्फिश हो जाए, यानी उनको सिर्फ अपने से मतलब है और किसी से मतलब नहीं, यानी कि किसी भी सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो सिर्फ अपने से मतलब रखते हैं, अपने से ही संबंधित हो जाते हैं, इनको हम सेल्फिश कहते हैं, यानी कि सबके सब सेल्फिश हैं। यानी कि अगर किसी सेट में 4 एलिमेंट हैं ए बी सी डी, तो ये सबके सब सेल्फिश प्रॉपर्टी दिखाएंगे। यानी कि अगर सेट आर में हम यहाँ पर ये जो रिलेशन बनाए इससे, तो हमारे पास 4 ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे और चारों में ए कामा ए बी कामा बी सी कामा सी और डी कामा डी, यानी कि सबके सब सेल्फिश हैं, स्वयं से ही संबंध है उनका, किसी दूसरे एलिमेंट से नहीं है। तो इस अवस्था में हम कह सकते हैं कि जो हमारा रिलेशन आर है वो रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव को हिंदी में स्वतुल्य कहते हैं, यानी स्वयं अपने से ही रिलेशन रखने वाला, किसी दूसरे से रिलेशन न रखे। तो कोई भी सेट है, किसी भी सेट के जितने भी एलिमेंट हैं, अगर वो सेल्फिश हैं, स्वयं से ही रिलेट हो जाते हैं, तो ऐसे सेट को हम ऐसे रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं। अगर एग्जाम्पल में हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर ए आर बी, यहाँ पर हम लिखें ए आर बी, ए आर बी में अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं ए इज इक्वल टू बी, ये एग्जाम्पल हमने वही पुराना वाला ले लिया जो पिछले सिमेट्रिक रिलेशन में लिया था। तो यहाँ पर ये बिल्कुल बात सही है, ए आर बी, इस यहाँ पर रिलेशन ए इक्वल टू बी है, तो हम यहाँ पर ये भी तो कह सकते हैं ए आर है दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू ए, क्योंकि कोई भी एलिमेंट स्वयं के तो बराबर होता ही है, कोई भी एलिमेंट स्वयं के बराबर होता ही है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो आर रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव
रिलेशन की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर अगर हम ए आर बी इस तरीके से ले लेते हैं कि ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी, ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी, तो हम यहाँ पर ए आर ए में हम ये कह सकते हैं कि ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए। यहां पर देखिए ग्रेटर देन आर इक्वल टू में एक ही बात सही होती है, या तो ए बी से ग्रेटर होगा या तो ए बी के इक्वल होगा। वैसे इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन सेटिस्फाई होती है। जब भी इस तरीके की इनइक्वालिटी होती है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू, तो इसमें केवल एक ही बात सही होती है, या तो ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा, या तो लेस होगा या तो इक्वल होगा। तो यहाँ पर ए या तो बी से ग्रेटर है या तो बी के इक्वल है। उसी तरीके से ये भी तो बात सही है कि ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए, इसमें ग्रेटर तो नहीं होगा लेकिन निश्चित रूप से ये ए के इक्वल होगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो ग्रेटर देन आर इक्वल टू का जो रिलेशन है, ये अपने आप में जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन का कार्य कर रहा है, ये रिफ्लेक्सिव होगा। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। अगर हमारे पास कोई रिलेशन इस तरीके से दे दिया जाए, कोई रिलेशन हमारे पास इस तरीके से दिया है कि यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी है, सच दैट हम यहाँ पर लिख देते हैं, सच दैट यहाँ पर हम लिख देते हैं ए पैरेलल टू बी। यहाँ पर ए और बी दो लाइंस हैं, स्ट्रेट लाइंस हैं, तो यहाँ पर पैरेलल टू बी। हमने ये वाला जो एग्जाम्पल था ये सिमेट्रिक रिलेशन में भी लिया था, तो हमने यहाँ पर लिया, तो इसका मतलब है कि ए आर बी दिस इंप्लाइज ए पैरेलल टू बी। यहाँ पर हम अगर हम सेल्फिश बनाए इसको, यानी कि ए आर ए लिखें, बी को रिप्लेस करें ए से, यानी हम अगर इसको इसमें अगर हम रिफ्लेक्सिव वाली प्रॉपर्टी को दिखाना चाहें तो ए आर ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए पैरेलल टू ए। क्यों? क्योंकि अगर कोई लाइन किसी दूसरी लाइन के समांतर है, हम मान लेते हैं ये हमारी जो लाइन है ये ए है, ये हमारी लाइन है ये बी है, तो ए बी के समांतर है, तो इसका मतलब ए स्वयं की भी तो समांतर होगी, ए जो है स्वयं की भी तो समांतर होगी। इसी तरीके से अगर हम चौथा एग्जाम्पल लें, आर इज इक्वल टू, यहाँ पर हम a कामा बी सच दैट ए पैरेलल ए इज परपेंडिकुलर ऑन बी, यहाँ पर ए बी के परपेंडिकुलर, यानी कि ए आर बी दिस इंप्लाइज ए इज परपेंडिकुलर ऑन बी। तो क्या हम देखें यहाँ पर सेल्फिश है कि नहीं, सेल्फिश प्रॉपर्टी है कि नहीं, तो ए आर ए का मतलब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए इज परपेंडिकुलर ऑन ए। ये बात गलत हो जाएगी, ए के परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए बी के परपेंडिकुलर है, यानी ए ये वाली लाइन, ये है बी हमारी, यानी ए परपेंडिकुलर है बी पर, यानी कि ए और बी के बीच में 90 डिग्री का कोण बनना है, एंगल 90 डिग्री का है, तो ए परपेंडिकुलर है बी के, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ए के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये जो रिलेशन दिया गया है ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। तो हमने यहाँ पर देखा कि 3 एग्जाम्पल हमने ऐसे लिए जिसमें रिफ्लेक्सिविटी सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि स्वतुल्यता सेटिस्फाई हो रही है इसमें जो है। लेकिन चौथा एग्जाम्पल हमारा ऐसा है जो कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि कोई भी लाइन अगर किसी दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है तो वो लाइन स्वयं के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, जबकि वो स्वयं के पैरेलल हो सकती है। तो यहाँ पर हम दूसरे रिलेशन को भी पढ़ लिए हैं जो कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब यहाँ पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन की परिभाषा हमारी ये हो गई। इसको हम इस तरीके से भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखते हैं A कामा A, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, सच दैट, यहाँ पर सच दैट लिख देंगे A बिलोंग्स टू A। ये होती है हमारी रिफ्लेक्सिव रिलेशन की परिभाषा। तो इस तरीके से अगर ऑर्डर्ड पेयर के रूप में अगर हम इसको पढ़ें तो ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब हम आगे जो देख लेते हैं, हमारा जो लास्ट वाला रिलेशन बचा, लास्ट वाला जो रिलेशन है लास्ट वाला रिलेशन हमारा है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव
रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, यहां पर लिखें इफ, इसमें डेफिनेशन हम जान लेते हैं। इफ, यहां पर लिख सकते हैं हम, इफ ए रिलेशन exists from A to B and B to C। अगर कोई रिलेशन हमारा A से B में एग्जिस्ट करता है और वही रिलेशन एंड B to C, अगर हम चाहें तो और थोड़ा सा आगे लिख सकते हैं, एंड सेम रिलेशन exists from B to C। अगर कोई रिलेशन A से B में है और वही रिलेशन B से C में है, एंड इफ दैट रिलेशन यहां पे लिखेंगे आल्सो exists from A to C, then the relation is called transitive। यानी कि अगर कोई रिलेशन A से B में है और वही रिलेशन B से C में है, तो अगर वही रिलेशन A से C में निकल आता है तो हम कहते हैं कि वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। यानी कि अगर हम सिंबलिकली इसमें लिखना चाहें, अगर हम इसको लिखना चाहें तो यहां पर हम लिखेंगे इफ A आर B एंड B आर C, देन दिस इंप्लाइज A आर C। यानी कि अगर कोई रिलेशन A से B में है और वही रिलेशन B से C में है, तो वो रिलेशन A से C में होना चाहिए। ये कंडीशन होती है ट्रांजिटिव रिलेशन की। यानी कि A आर B एंड B आर C, दिस इंप्लाइज A आर C। A का B से जो रिलेशन है, B का C से जो रिलेशन है, यदि वही रिलेशन A का C से हो जाता है तो इस केस में हम कहते हैं कि वो दिया गया पर्टिकुलर रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब एग्जाम्पल में अगर हम देखें, एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, यहां पर अगर हम कोई रिलेशन R को कुछ इस तरीके से डिफाइन करें, अगर R को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करें कि यहां पर हम A कामा B लिखें और यहां पर सच दैट हम लिख दें A इज ग्रेटर देन B, यहां पर इस तरीके से लिख सकते हैं, और एंड यहां पर लिख दें A कामा B बिलोंग्स टू कैपिटल R। यानी कि A कामा B सच दैट A इज ग्रेटर देन B एंड A कामा B बिलोंग्स टू कैपिटल R। कैपिटल R का मतलब यहाँ पर रियल नंबर का सेट है। यहाँ पर R जो है ये रिलेशन का सिंबल है, यहाँ जो कैपिटल R आया है ये रियल नंबर का सेट है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर हम A आर B यानी A रिलेटेड टू B को हम लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, A इज ग्रेटर देन B। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर लिखें B आर C को हम क्या लिखेंगे, B इज ग्रेटर देन C। अब यहाँ पर हम इसको अगर हम फर्स्ट सेकंड मानते हैं, इसको हम फर्स्ट सेकंड मानते हैं, तो हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या लिख सकते हैं, A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन C। यहां से हम एक निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि A इज ग्रेटर देन C। A इज ग्रेटर देन C का मतलब है दिस इंप्लाइज A आर C। अब हमने देखा A आर B, इसका मतलब है दैट मीन्स A इज ग्रेटर देन B, B आर C दैट मीन्स B इज ग्रेटर देन C। Then from first and second we can write A is greater than B and B is greater than C, and so we can write A is greater than C, and finally we can write A R C because this is the definition of this relation। यहाँ पर अगर A B से बड़ा है
और बी सी से बड़ा है। यहाँ पर जो रिलेशन है वो है ग्रेटर देन का, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन सेकेंड एलिमेंट। यहाँ पर ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी, और हमारे पास जो कंक्लूजन निकला वो निकला ए इज ग्रेटर देन सी। दैट मीन्स ए डायरेक्टली रिलेटेड टू सी फ्रॉम दिस रिलेशन। हम कह सकते हैं कि दिया गया जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है, क्योंकि जो रिलेशन यहाँ पर इन दो ऑर्डर्ड पेयर पर, यानी कि ए कामा बी और बी कामा सी पर डिफाइन हो रहा है, वही हमारा ऑर्डर्ड पेयर पर ए कामा सी ऑर्डर्ड पेयर पर वही रिलेशन डिफाइन हो रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर जो डिफाइन किया गया है रिलेशन वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। इसी तरीके से हम एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 हम अगर यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे r इज इक्वल टू, हम यहाँ पर अगर लिखें r इज इक्वल टू m कामा n लिख दें सच दैट m पैरेलल टू n। अगर हम ये पैरेललिज्म वाला अगर एग्जाम्पल लें, यानी यहाँ पर m और n बोथ आर स्ट्रेट लाइंस, दोनों ही सरल रेखाएं हैं, तो हम अगर यहाँ पर हम लिखना चाहें m r n, दिस इंप्लाइज m पैरेलल टू n। इसी तरीके से n r p, दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा n पैरेलल टू p, यानी कि एक लाइन हमारी ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई। यहाँ पर ये जो लाइन है m है, ये जो लाइन है n है, ये जो लाइन है p है। यहाँ पर m रिलेटेड टू n, यानी कि कैसे रिलेट कर रहा है, m पैरेलल टू n, n रिलेटेड टू p, n कैसे रिलेट कर रहा है, n पैरेलल टू p। इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, क्योंकि m क्या है, n के पैरेलल है, n क्या है, p के पैरेलल है। यहाँ पर m इसके पैरेलल हो गई और n p के पैरेलल हो गई, दिस इंप्लाइज वी कैन से m पैरेलल टू p, दिस इंप्लाइज वी कैन राइट m r p। यानी कि जो रिलेशन हमारा यहाँ दोनों इन ऑर्डर्ड पेयर में मिला वही हमारा रिलेशन जो है m कामा p ऑर्डर्ड पेयर में भी वही रिलेशन मिला। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो हम सिमेट्रिक रिलेशन पढ़े, रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़े और ट्रांजिटिव रिलेशन पढ़े। अब हम एक रिलेशन और पढ़ लेते हैं, वो रिलेशन हमारा है अब हम इसके बाद में एक रिलेशन पढ़ लेते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? आइडेंटिटी रिलेशन की हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे इफ ए रिलेशन डिफाइंड ऑन ए सेट A, if a relation defined on a set A such that for every A comma B, for every A comma B, such that for every A comma B, this implies A or B, for every A comma B, A or B, दिस इम्प्लाइज A इज इक्वल टू B। यहाँ पर हम ये लिखते हैं इफ ए रिलेशन डिफाइंड ऑन ए सेट A सच दैट फॉर एवरी A कामा B, A आर B, दिस इम्प्लाइज A इज इक्वल टू B। और इसको हम अगर मैथमेटिकली डिफाइन करना चाहें, यानी कोई भी दिया गया रिलेशन, अगर कोई भी दिया गया रिलेशन किसी सेट A पर इस तरीके से, यानी इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है कि वो रिलेशन जो है A से B में रिलेशन तभी होता है जबकि A इज इक्वल टू B, यानी कि every first element of ordered pair is equal to second element that of, यानी किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट के बराबर हो, तो ऐसा रिलेशन A और B जबकि A इज इक्वल टू B हो, तो ऐसा रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। यहाँ पर लिखेंगे इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन
यहाँ पर हम इसको डेफिनेशन की सहायता से अगर इसको हम ऐसे लिखना चाहें कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे R इज इक्वल टू A कामा B सच दैट R इज इक्वल टू A कामा B सच दैट A इज इक्वल टू B, और यहाँ पर हो जाएगा A बिलोंग्स टू कैपिटल A, यहाँ पर A बिलोंग्स टू कैपिटल A हो जाएगा, और A कामा B बिलोंग्स टू कैपिटल A। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि रिलेशन R में A कामा B ऑर्डर्ड पेयर है, जबकि A की वैल्यू B के ठीक बराबर है, और हमने ऐसी डेफिनेशन जो पढ़ रखी है वो रिफ्लेक्सिव में भी पढ़ रखी है। हमने रिफ्लेक्सिविटी में क्या पढ़ा है, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं, उसमें हम पढ़ते हैं A कामा A सच दैट A बिलोंग्स टू कैपिटल A। ये अंतर होता है दोनों की डेफिनेशन में। ये हमारा जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव कहलाता है, ये रिफ्लेक्सिव है, और जबकि ये जो हमारा रिलेशन है ये आइडेंटिटी है।